पहले जो चर्चा चल रही थी दोस्तों, उसके बारे में देख लेते हैं। पिछली क्लास में हमारी जो बात हुई थी तो मैंने यूं कहा था कि 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपने सुझाव दिए थे। उन सुझावों में कहा कि भारतीय संविधान तो बनेगा, लेकिन इसके लिए चुनाव होना अति आवश्यक है। चुनाव तो होगा लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। चुनावों में 3 वर्ग भाग लेंगे, सामान्य वर्ग, मुस्लिम वर्ग और सिख वर्ग। उन्होंने कहा कि प्रांतों से सदस्य तो आएंगे, लेकिन वहां की विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होकर आएगा। देशी रियासतों से सदस्य तो आएंगे, लेकिन शासकों के द्वारा मनोनीत होकर आएंगे। 4 सदस्य तो आएंगे, लेकिन चीफ कमिश्नरी से आएंगे। कहते हैं कि संविधान में 11 प्रांतों से सदस्य आए 292, देशी रियासतों से सदस्य आए 93 और चीफ कमिश्नरी से सदस्य आए 4। मैंने यूं कहा था कि प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रांतों को 3 श्रेणियों में बांटा गया था: ए श्रेणी के प्रांत, बी श्रेणी के प्रांत और सी श्रेणी के प्रांत। ये 292 11 प्रांतों से आए थे, लेकिन कहां से कितने सदस्य आए? तो संयुक्त प्रांत यूपी से 55, मद्रास से 49, बिहार से 36, बंबई से 21, बर्मा बरार से 17 और उड़ीसा से 9 सदस्य आए। बी श्रेणी के प्रांत पंजाब से 28 आए, सिंध प्रांत से 4 आए और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत से 3 सदस्य आए। जबकि सी श्रेणी के प्रांत पश्चिमी बंगाल से 60 आए और असम से संविधान में सदस्य तो आए, लेकिन 10 सदस्य आए थे। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, मैंने यूं कहा था कि सामान्य वर्ग के सदस्य 213 आए, मुस्लिम वर्ग के कहते हैं कि 79 आए थे और सिख वर्ग के 4 सदस्य आए। संविधान में जो निर्वाचित होकर सदस्य आए 296 और मनोनीत सदस्य बताते हैं, वो तो बताते हैं, लेकिन 93 सदस्य बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, बल्कि मैं आगे बात करूं तो मैंने यूं कहा था कि इसमें अनुसूचित जाति के सदस्य तो बताते हैं, लेकिन 26 और अनुसूचित जनजाति के सदस्य तो बताते हैं, लेकिन 33। भारत की सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद से संविधान में एक भी सदस्य नहीं आया था। इस राजस्थान से संविधान में 14 सदस्य आए थे, जिसमें नाम बताया था जसवंत सिंह का, बलवंत राय का, हीरालाल शास्त्री का, राज बहादुर का। पिछली जो क्लास में वो राजकुमार था, नहीं राजकुमार नहीं था, वो राज बहादुर था। ये भरतपुर से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट माणिक्य लाल वर्मा का नाम आता है, टीटी कृष्णाचारी का नाम आता है, गोकुल चंद आसवा का नाम आता है, दलील सिंह का नाम आता है, रामचंद्र उपाध्याय का नाम आता है, मुकुट बिहारी का नाम आता है, सर टी राघवाचारी का नाम आता है, जय नारायण व्यास का नाम आता है, वेंकटाचारी का नाम आता है, सर पनीकर का नाम आता है। कहते हैं कि इस राजस्थान से ये 14 सदस्य आए। इनमें से एकमात्र जो निर्वाचित होके आया था वो अजमेर के मेरवाड़ा से आया था। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि संविधान में 15 महिलाओं ने भी भाग लिया था, जिसमें सरोजिनी नायडू का नाम आता है, सुचेता कृपलानी का नाम आता है, विजय लक्ष्मी पंडित का नाम आता है, राजकुमारी अमृता कौर का नाम आता है, दुर्गाबाई देशमुख का नाम आता है, बेगम एजाज रसूल का नाम आता है, दक्षा यानी का नाम आता है, एन मस्करनी का नाम आता है, लीला राय का नाम आता है, रेणुका राय का नाम आता है, कमला चौधरी का नाम आता है, मालती चौधरी का नाम आता है, अन्नू स्वामीनाथन का नाम आता है, पूर्णिमा बनर्जी का नाम आता है और हंसा मेहता का नाम आता है। उसके बाद में नेक्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से संविधान के सदस्य बने, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिमी बंगाल से संविधान के सदस्य बने। मैंने यूं भी कहा था कि 25 जुलाई 1946 को चुनाव हुआ, चुनावों का परिणाम आया तो कांग्रेस की 208 सीटें आई, मुस्लिम लीग की सीटें तो बताते हैं लेकिन 73 बताते हैं, निर्दलियों की 8 बताते हैं, अन्य दलों की 7 बताते हैं, कुल सीटें 296 आई। मैंने यूं भी कहा था कि 2 सितंबर 1946 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा अंतरिम सरकार का गठन किया गया। इस अंतरिम सरकार में जो अध्यक्ष बताते हैं वो लॉर्ड वेवेल को बताते हैं, उपाध्यक्ष और विदेश मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, वित्त मंत्री लियाकत अली था, विधि मंत्री जोगेंद्र था,
रेलवे मंत्री आसफ अली को बताते हैं, वाणिज्य मंत्री आई गत को बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान को बताते, वाणिज्य संचार मंत्री बताते हैं वो रवि अहमद निस्तार को बताते हैं, वाणिज्य मंत्री आई चौधरी गत को बताते हैं, स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली खान को बताते हैं, शिक्षा मंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को बताते हैं, उद्योग मंत्री तो बताते हैं लेकिन जॉन मथाई को बताते हैं, खनन एवं निर्माण मंत्री सी.एच. वाहवा को बताते हैं, खाद्य एवं कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताते हैं, श्रम मंत्री जगजीवन राम को बताते हैं, रक्षा मंत्री बलदेव को बताते हैं और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बताते हैं। मैंने यूं भी कहा था कि 26 अक्टूबर 1946 को इस अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रवेश हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को की प्रथम बैठक हुई, अध्यक्ष तो बनाया गया लेकिन सच्चिदानंद सिन्हा को इसके नाम का जो प्रस्ताव रखा था वो आचार्य जेबी कृपलानी ने रखा था। समर्थन 211 लोगों ने किया, बहिष्कार मुस्लिम लीग ने किया। ये 2 दिन तक ये अध्यक्ष रहे, ये अस्थायी अध्यक्ष था। इसका संबंध बताते हैं, वो बिहार से बताते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में जो अध्यक्ष बनाया वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी को, सभी सीटों ने या सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। इसी के परिणाम स्वरूप ये 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा का अंतिम अध्यक्ष रहा। ये अस्थायी अध्यक्ष था। उसके बाद में नेक्स्ट यूं कहा जाता है दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। तेरह दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई। इस बैठक में अध्यक्ष सामान्य सी बात है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 24 जनवरी 1950 तक रहा, अंतिम अध्यक्ष वही थे, तो वही थे। उपाध्यक्ष हरीश चंद्र मुखर्जी थे। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। उद्देश्य प्रस्ताव इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक सुंदर सा लेटर प्रस्तुत किया। लेटर का नाम सुनते ही ध्यान आता है, जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी तो मैडम ने कहा था मेरे लिए कुछ बोलना, और मैंने उसके लिए बोल दिया था कि सफेद साड़ी पे तुम लाल बिंदी लगाती हो, माँ कसम एम्बुलेंस नजर आती हो, वो घायलों को ले जाती हो और तुम घायल करके जाती हो। लेकिन शादी के कुछ पल हुए और मैंने भी उसको कह दिया कि तू चंद्रमुखी मैं सूरजमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, चला आजा कोठे पे लगाते हैं छलांग, तू भी सुखी और मैं भी सुखी। ऐसी कोई बात नहीं थी इसमें, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि ये उद्देश्य प्रस्ताव है। इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया। इन उद्देश्य प्रस्तावों को कहते हैं कि साहब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया। इन उद्देश्य प्रस्तावों के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इसी को संविधान का सारांश कहते हैं। सारांश, सारांश ही नहीं, संविधान का इसको लक्ष्य कहते हैं। लक्ष्य ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन संविधान का आदर्श कहा जाता है।
आदर्श ही नहीं, इसी को मूल्य कहा जाता है। मूल्य ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन संविधान का निचोड़ कहते हैं। निचोड़ ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं। प्रवेश द्वार ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन उद्देशिका कहा गया है। उद्देशिका, उद्देशिका ही नहीं, इसी को कहा तो जाता है, लेकिन प्रस्तावना कहा जाता है। प्रस्तावना, यह प्रस्तावना जो नाम है, ये इसका पढ़ा तो था, लेकिन 17 अक्टूबर 1948 को पढ़ा था। कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं, इसी प्रस्तावना के बारे में मैं बात करूं तो ये प्रस्तावना ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? हिंदी भाषा में। हमारा जो संविधान है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, लेकिन ये प्रस्तावना ये हिंदी भाषा में लिखी गई। ये प्रस्तावना जो शब्द है, ये शब्द किसकी देन बताते हैं? तो कहते हैं कि ये शब्द अमेरिका की देन है। प्रस्तावना शब्द अमेरिका की देन है। इसकी जो शब्दावली ली गई है, ये शब्दावली किसकी देन बताते हैं? तो ये शब्दावली ऑस्ट्रेलिया की देन है। ऑस्ट्रेलिया। इस प्रस्तावना की जो प्रथम पंक्ति है, प्रथम पंक्ति, ये प्रथम पंक्ति किसकी देन बताते हैं? तो यूएनओ की देन बताते हैं। यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। वहां पहली पंक्ति यूं थी, हम यूएनओ के लोग, लेकिन हमारी ये पंक्ति क्या बनी? हम भारत के लोग हैं। यानी कहने का मतलब हम डॉट 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 लोग। ये पंक्ति कहते हैं कि यूएनओ की देन है। इसी प्रस्तावना के बारे में बात करें तो मूल प्रस्तावना में शब्द तो बताते हैं, लेकिन मूल प्रस्तावना में कितने शब्द थे? तो 85 शब्द थे। लेकिन वर्तमान में शब्द कितने बताते हैं? वर्तमान में शब्द तो बताते हैं, लेकिन 88 बताते हैं। इस प्रस्तावना में आज तक एक ही संविधान संशोधन हुआ है, और वो कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। उस समय कहते हैं कि प्रधानमंत्री बताते हैं, वो इंदिरा गांधी को बताते हैं, लेकिन राष्ट्रपति कोई था तो वह फखरुद्दीन अली अहमद था। उस समय इस प्रस्तावना में शब्द तो जोड़े गए, लेकिन कितने शब्द? 3 शब्द जोड़े गए। नंबर 1 समाजवाद, समाजवाद। नंबर 2 पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। और नंबर 3 अखंडता, अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए दोस्तों। मामला यहां तक होता तो ठीक था। यूं कहा जाता है कि इस प्रस्तावना में भारत शब्द का कितनी बार उल्लेख हुआ है? भारत शब्द का। तो भारत शब्द का इस प्रस्तावना में उल्लेख हुआ, वो कितनी बार? 2 बार। हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। 2 बार हुआ है। इसी प्रस्तावना के बारे में मैं बात करूं तो यूं कहा जाता है कि इसमें कितने प्रकार की न्याय का उल्लेख है। पहले ये ध्यान रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ये यूं पूछा जाता है कि प्रस्तावना में जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जो शब्द जोड़े गए हैं, उनको क्रम से जचाओ ना। सबसे पहले समाजवाद आएगा, उसके बाद में पंथ निरपेक्षता आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? अखंडता आएगा। ये क्रम है। उसके बाद में नेक्स्ट, इसी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नंबर 1 सामाजिक न्याय, नंबर 2 आर्थिक न्याय, और नंबर 3
राजनीतिक न्याय। 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। इसी प्रस्तावना में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो इस प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है दोस्तों। नंबर 1, विचार की स्वतंत्रता। नंबर 2, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति। नंबर 3, धर्म की स्वतंत्रता। नंबर 4, उपासना की स्वतंत्रता। और नंबर 5, विश्वास की स्वतंत्रता। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख इस प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख देखने को मिलता है? समानता। तो नंबर 1 कहते हैं कि प्रतिष्ठा की समानता, और नंबर 2 अवसर की समानता। 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। अब इनको भी क्रम से पूछता है कि प्रस्तावना में निम्नलिखित जो शब्द दिए गए हैं उनको क्रम से जचाओ। सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले इसमें 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख, उसके बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, उसके बाद में 2 प्रकार की समानता, उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि मैं आगे बात करूं तो यूं कहा जाता है कि इस प्रस्तावना पर कितने देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है? तो 3 देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है। सबसे पहले अमेरिकी क्रांति। अमेरिका की क्रांति कब हुई थी? 1776 में हुई थी। यहां से शब्द कौन सा लिया गया? व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता, यह शब्द लिया गया था। नेक्स्ट, उसके बाद में फ्रांस की क्रांति, यह कब हुई थी? 1789 में। शब्द समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना यानी कहने का मतलब भाईचारे की भावना। उसके बाद में कौन सी क्रांति हुई थी? रूसी क्रांति। इसी को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। यह कब हुई थी? 1917 में। यहां से शब्द कौन सा लिया गया? आर्थिक समानता। आर्थिक समानता, यह शब्द लिए गए। उसके बाद में नेक्स्ट, इस प्रस्तावना के बारे में यूं कहा जाता है कि इसके बारे में अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग बात कही है, कथन कहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि साहब ये प्रस्तावना है, ये संविधान का क्या है? तो हृदय है। जबकि इसी के बारे में कहा है, लेकिन कहा किसने है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। ठाकुर दास भार्गव, इसने कहा है कि यह प्रस्तावना, यह संविधान की क्या है? आत्मा है। जबकि इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन अनरेस्ट बारकर ने कहा है, अनरेस्ट बारकर ने कहा है कि यह प्रस्तावना, यह संविधान की क्या है? संविधान की कुंजी है। जबकि इसी के बारे में कहा है, लेकिन कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है, के.एम. मुंशी, इसने कहा है कि प्रस्तावना ये संविधान की क्या है? कुंडली है। कुंडली नहीं, राजनीतिक जन्म पत्री। राजनीतिक जन्म पत्री। उसके बाद में नेक्स्ट, इसी के बारे में कहा है, लेकिन हिदायतुल्लाह ने भी ठीक ही कहा है
हिदायतुल्लाह ने कहा है कि यह प्रस्तावना यह संविधान का एक क्या है, संकल्प है, संकल्प। इसी के बारे में कहा है, लेकिन नानी पालकीवाल ने ठीक ही कहा है। नानी पालकीवाल ने कहा है कि यह प्रस्तावना यह संविधान का क्या है, परिचय पत्र है, परिचय पत्र। जबकि इसी के बारे में सुभाष कश्यप ने ठीक ही कहा है। सुभाष कश्यप ये कहता है कि साहब यदि संविधान शरीर है, संविधान शरीर है, तो प्रस्तावना उसकी क्या है, तो प्रस्तावना उसकी भैया आत्मा है, आत्मा। इसी के बारे में कहा है, लेकिन कहा किसने है, तो करसन स्वामी अय्यर ने कहा है। करसन स्वामी अय्यर इसने कहा है कि यह प्रस्तावना है, यह दीर्घकालीन विचारों की कल्पना है, विचारों की कल्पना। ये इसके बारे में प्रस्तावना से संबंधित जो विद्वान थे, उन्होंने जो प्रस्तावना के बारे में कथन कहे हैं वो है। उसके बाद में नेक्स्ट इसी प्रस्तावना की समितियों के बारे में बात करें तो सबसे पहले एक समिति आती है, और उसका नाम बताते हैं ए.के. गोपालम बनाम मद्रास राज्य विवाद समिति। ए.के. गोपालम बनाम मद्रास राज्य विवाद समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था दोस्तों, वो हुआ तो था, लेकिन हुआ कब था, तो 1950 में हुआ। इस समिति ने कहा है कि साहब ये प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार करते हैं। बात थी। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरी समिति बेरुवारी यूनियन केस समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था वह 1960 में हुआ था। इस समिति ने कहा है कि साहब यह प्रस्तावना यह संविधान का क्या नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। संविधान का क्या नहीं है, भाग नहीं। महिला सुपरवाइजर 2018 के एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, तो उसका आंसर था बेरुवारी यूनियन केस समिति। उसके बाद में नेक्स्ट तीसरी समिति आती है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद समिति। इस समिति का गठन 1963 में हुआ था। इस समिति ने कहा कि प्रस्तावना में जिन विचारों व जिन आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया है, विचारों व आकांक्षाओं का, प्रस्तावना में जिन विचारों व जिन आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया उससे संविधान की व्याख्या की झलक दिखाई देती है। उसके बाद में नेक्स्ट चौथी समिति, जिसका नाम बताते हैं केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद समिति। केरल राज्य विवाद समिति। इस समिति का जो गठन हुआ था वो 1973 में हुआ था। इस समिति ने कहा है कि साहब ये प्रस्तावना है, ये संविधान का लघु भाग है, लघु भाग। अर्थात
प्रस्तावना में संविधान के अंश दिखाई देते हैं। उसके बाद में 5वीं समिति आती है, भारतीय जीवन बीमा निगम समिति। इस समिति का गठन हुआ था वो 1995 में हुआ था, और इस समिति ने कहा है कि प्रस्तावना ये संविधान का अभिन्न भाग है या अभिन्न अंग है, अभिन्न भाग है। ये गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाह समिति था। इसका जो गठन 1963 में नहीं 1967 में हुआ था। एक बार यहां तक चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने यूं कहा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक बुलाई गई। इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए और इन उद्देश्य प्रस्तावों को 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकृति दी। इन उद्देश्य प्रस्तावों को संविधान का सारांश कहते हैं। सारांश ही नहीं बल्कि लक्ष्य कहते हैं, लक्ष्य नहीं आदर्श कहते हैं, अरे मूल्य कहते हैं, निचोड़ कहते हैं, संविधान का प्रवेश द्वार कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं और प्रस्तावना कहते हैं। इसका प्रस्तावना जो नाम पड़ा वो कब पड़ा? 17 अक्टूबर 1948 को पड़ा था। यह प्रस्तावना है, यह हिंदी भाषा में लिखी गई है। यह शब्द अमेरिका की देन है, शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, पहली पंक्ति यूएनओ की देन है। उसके बाद में मूल प्रस्तावना में 85 शब्द, वर्तमान में 88 शब्द। प्रस्तावना में आज तक केवल एक ही संविधान संशोधन हुआ है और वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976। इस प्रस्तावना में इस संविधान संशोधन के माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी बताते हैं, जबकि राष्ट्रपति बताते हैं वो फखरुद्दीन अली अहमद को बताते हैं। वो 3 शब्द कौन से थे? नंबर 1 समाजवाद, नंबर 2 पंथ निरपेक्षता और नंबर 3 अखंडता बताते हैं। इसी प्रस्तावना के बारे में मैं बात करूं तो इसमें भारत शब्द का उल्लेख केवल 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, 2 बार हुआ है। इस प्रस्तावना के बारे में आगे बात करें तो इस प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 आर्थिक और नंबर 3 राजनीतिक न्याय। इसी प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। नंबर 1 विचारों की, नंबर 2 अभिव्यक्ति की, नंबर 3 विश्वास की, नंबर 4 धर्म की और नंबर 5 उपासना की। इसी प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता का उल्लेख है? 2 प्रकार की समानता का उल्लेख है। नंबर 1 प्रतिष्ठा और नंबर 2 अवसर। इस प्रस्तावना के बारे में मैं आगे बात करूं तो कितने देशों की क्रांति का प्रभाव पड़ा है? 3 देशों की। सबसे पहले अमेरिकी क्रांति कब हुई थी? 1776 में। 1776 में हुई थी। यह 1776 में हुई थी तो यहां से शब्द कौन सा लिया गया? व्यक्तिगत राजनीतिक स्वतंत्रता। उसके बाद में नेक्स्ट है, कहते हैं कि दोस्तों यूं ही नहीं बल्कि यूं कहा जाता है कि उसके बाद में कौन से देश की क्रांति का प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी क्रांति। कब हुई थी ये? 1789 में। कितने कौन कौन से शब्द लिए गए? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि कौन सी क्रांति? रूसी क्रांति। इसी को बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। कब हुई थी? 1917 में। शब्द कौन कौन से लिए गए? यहां से केवल एक शब्द लिया गया, आर्थिक सम्मान। इस प्रस्तावना के बारे में अलग अलग जो विद्वान है उन्होंने अलग अलग कथन कहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि यह संविधान का हृदय है, जबकि ठाकुर दास भार्गव ने कहा है कि यह संविधान की आत्मा है। कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने कहा है कि यह भारतीय गणराज्य की कुंडली है, अर्थात राजनीतिक जन्मपत्री। जबकि इसी के बारे में अनरेस्ट भारकर ने कहा कि यह संविधान की कुंजी है। हिदायतुल्लाह ने कहा कि संकल्प है,
नानी पालकीवाल ने कहा कि यह संविधान का एक परिचय पत्र है, जबकि इसी के बारे में सुभाष कश्यप ने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है, आत्मा है। जबकि इसी के बारे में कहा तो है, लेकिन कहा किसने है, तो करसन स्वामी अय्यर ने कहा है कि प्रस्तावना में दीर्घकालीन विचारों की कल्पना देखने को मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट, इस प्रस्तावना से संबंधित समिति, समितियों में सबसे पहले जो नाम आता है वो इस समिति का नाम आता है ए.के. गोपालम बनाम मद्रास राज्य विवाद समिति। गठन 1950 में। इस समिति ने कहा है कि प्रस्तावना ये संविधान की किस रूप में स्वीकार करती हो, तो आत्मा के रूप में स्वीकार करती हो। उसके बाद में नेक्स्ट दूसरी समिति, बेरुवारी यूनियन केस समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1960 में। और इस समिति ने क्या कहा कि प्रस्तावना ये संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद में तीसरी समिति कौन सी है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद समिति। इस समिति का गठन कब हुआ, 1967 में। और इस समिति ने कहा कि साहब ये प्रस्तावना है, इसमें जिन विचारों है, जिन आकांक्षाओं का उल्लेख किया गया है, उससे संविधान की व्याख्या की झलक दिखाई देती है। उसके बाद में कौन सी समिति है, चौथी समिति है, कौन सी, केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य विवाद समिति। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1973 में हुआ था। इस समिति ने कहा कि प्रस्तावना यह संविधान का लघु भाग है, अर्थात प्रस्तावना में संविधान के अंश दिखाई देते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कहते हैं कि कौन सी समिति आती है, भारतीय जीवन बीमा निगम समिति। और इस समिति का गठन कब हुआ था, 1995 में। और उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावना यह संविधान का अभिन्न भाग है, अंग है या भाग है। तो इनसे, इन समितियों से स्पष्ट होता है कि वास्तविक रूप से यह प्रस्तावना है, ये संविधान का एक संक्षिप्त रूप है। इनमें विचारों को दर्शाया गया है, आशाओं को दर्शाया गया है, इच्छाओं का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि यूं ही नहीं। अब इस प्रस्तावना के एक एक शब्द को देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं। पहले तो प्रस्तावना देखते हैं कि प्रस्तावना क्या है, कैसे लिखी गई है, इनके बारे में चर्चा हो गई है। लेकिन वो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना में यूं लिखा हुआ है, हम भारत के लोग हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता बनाए रखने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी विक्रमी संवत 2006 को संविधान आत्मा अर्पित अधिनियमित और अंगीकृत करते हैं। यह लिखा हुआ है। अब इसमें एक एक शब्द के बारे में देखते हैं कि इसका अर्थ क्या है और ये शब्द कहां से लिए गए, कैसे इन शब्दों का वर्णन हुआ है, इन शब्दों की व्याख्या कैसे हुई है। तो एक एक शब्द के बारे में देखते हैं। सबसे पहले जो बात करें तो इसकी जो प्रथम जो पंक्ति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और प्रथम पंक्ति है वो क्या लिखी हुई है, तो वो लिखी हुई है कि साहब हम भारत के लोग, हम भारत के लोग ये पंक्ति लिखी। मैंने पहले ही बता दिया था ये पंक्ति किसकी देन बताते हैं, तो यूएनओ की देन है। यूं ही नहीं दोस्तों, इस पंक्ति का जो अर्थ होता है वो ये होता है कि भारतीय जो संविधान है उस संविधान में शक्ति का जो स्रोत माना गया है वो स्रोत किसको माना गया है, तो जनता को माना गया। जनता
भारतीय संविधान की जो शक्ति का स्रोत माना गया है वो जनता को माना गया है। उसके बाद में नेक्स्ट है, दूसरा शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यूं होता है कि भारत है वो आंतरिक रूप से स्वतंत्र तो हुआ था, आंतरिक रूप से स्वतंत्र, लेकिन आंतरिक रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? तो कहते हैं कि साहब 15 अगस्त 1947 को हुआ था आंतरिक रूप से। लेकिन भारत है ये बाह्य रूप से स्वतंत्र तो हुआ था, लेकिन बाह्य रूप से स्वतंत्र कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हुआ था। अर्थात भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र है, ये इस बात का प्रतीक देता है। उसके बाद में एक शब्द आता है समाजवादी। इस शब्द के बारे में यूं कहा जाता है कि साहब इस शब्द की जो घोषणा की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस शब्द की घोषणा कब की थी? तो 1955 में की थी। और 1955 में कौन से सम्मेलन में की थी? तो एक आबादी सम्मेलन हुआ था, उसमें इस शब्द की घोषणा की थी, समाजवाद। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है कि समाज के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने का कार्य समाज और राज्य के अधीन होता है, उसी को समाजवादी व्यवस्था कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, उस संविधान में पंथ निरपेक्षता शब्द का उल्लेख केवल प्रस्तावना में देखने को मिलता है। इसके अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन इसका जो व्यवहारिक रूप है उसका उल्लेख संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलता है। यह शब्द मैंने पहले ही बता दिया है, ये दोनों शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़े गए। इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है, भारत का अपना कोई राज्य व राजकीय धर्म नहीं है। अर्थात भारत के जो लोग हैं या भारत है वो सभी धर्मों का क्या करती है? सम्मान करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है लोकतांत्रिक या लोकतंत्र। लोकतंत्र है, इसकी सबसे बड़ी जो परिभाषा दी है वो अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी है। उन्होंने कहा है कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है। अर्थात इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि साहब शासन में, भारतीय जो शासन है उस शासन में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करना ही क्या है? लोकतंत्र। उसके बाद में नेक्स्ट है गणराज्य। गणराज्य या गणतंत्र, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ यह होता है कि साहब जो भारत है यहां जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, राष्ट्राध्यक्ष का मतलब राष्ट्रपति होता है, यह राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर, वंशानुगत का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी न होकर जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट एक शब्द आता है बंधुत्व की भावना। बंधुत्व की भावना, इसका अर्थ क्या होता है? यानी भाईचारे की भावना।
उसके बाद में नेक्स्ट एक शब्द आता है अंगीकृत। अंगीकृत का मतलब होता है कि साहब ये प्रस्तावना है या जो संविधान है ये बनकर क्या हो गया है, तैयार हो गया है। उसके बाद में एक शब्द आता है अधिनियमित। अधिनियमित, अधिनियमित का मतलब होता है लागू होना। और एक शब्द आता है आत्मा अर्पित। आत्मा अर्पित, आत्मा अर्पित का मतलब होता है कि स्वीकार कर लेना। ये हमारी जो प्रस्तावना के बारे में जो भी बातें थी वो बातें कंप्लीट। एक बार चर्चा कर लेते हैं। मैंने यूं कहा कि साहब ये जो प्रस्तावना है इसमें जो एक एक शब्द उनके अर्थ बताए हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि हम भारत के लोग हैं, ये पंक्ति यूएनओ की देन है। उसके बाद में मैंने यूं कहा कि इसका अर्थ क्या होता है, तो मैंने बताया कि भारतीय जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें शक्ति का स्रोत माना गया, वो जनता को माना गया। उसके बाद में दूसरा शब्द था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ मैंने बताया कि भारत आंतरिक रूप से स्वतंत्र तो हुआ था लेकिन 15 अगस्त 1947 को, और भारत आंतरिक और बाह्य दोनों रूपों से स्वतंत्र तो हुआ लेकिन 26 जनवरी 1950। उसके बाद में एक शब्द था समाजवाद। मैंने यूं कहा कि ये 1955 में इस शब्द की जो घोषणा की थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अबाडी सम्मेलन में की। और इसके बाद में मैंने इसका अर्थ बताया था कि समाज के संसाधनों पर स्वामित्व और नियंत्रण करने का कार्य समाज और राज्य के अधीन होता है, तो उसी को समाजवादी व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में एक शब्द था पंथ निरपेक्षता। उसके बारे में मैंने यूं कहा कि भारतीय संविधान में इस शब्द का जो उल्लेख है वो प्रस्तावना के अलावा कहीं भी नहीं देखने को मिलता है। इसका व्यवहारिक जो रूप है वो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक देखने को मिलता है। इसका अर्थ यह होता है कि भारत का अपना कोई राज्य व राजकीय धर्म नहीं है, अर्थात सभी धर्मों का सम्मान करता है। उसके बाद में एक शब्द था लोकतंत्र। मैंने यूं कहा कि इसकी जो परिभाषा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने दी थी। उन्होंने ठीक ही कहा था कि जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए किया जाने वाला शासन ही कैसा शासन है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। और यहाँ भी यही अर्थ निकाला गया है कि लोकतंत्र का जो मतलब निकाला गया वो शासन में जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करना ही क्या है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली। उसके बाद में एक शब्द आया था गणराज्य व गणतंत्र। मैंने यूं कहा कि भारत में जो राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी राष्ट्रपति होता है, यह वंशानुगत न होकर जनता के द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में जो राष्ट्रपति होता है वो पद ही नहीं है, वहां वंशानुगत चलता आ रहा है। क्या महारानी या महाराजा, अब महारानी चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है बंधुत्व की भावना, यानी इसका मतलब भाईचारे की भावना। उसके बाद में नेक्स्ट अंगीकृत यानी तैयार होना, अधिनियमित का मतलब होता है लागू होना, और आत्मा अर्पित का मतलब होता है कि साहब स्वीकार कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट कुछ शब्द थे जो मैंने पहले बताए थे कि प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। देखो इन शब्दों को तो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी उसमें मैं इन प्रत्येक शब्दों को खोलूंगा, लेकिन यहां तुमको बता देता हूं शॉर्टकट में कि इसका जो प्रावधान है वो आर्टिकल कहते हैं कि 15 में देखने को मिलता है। 15 का मतलब तुम समझ ही गई, जाति, लिंग, जन्म स्थान, मूल, वंश, वर्ण आदि के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय का जो उल्लेख है वो संविधान के भाग 4 में, 4 का मतलब नीति निर्देशक तत्व है। विकास के जो अवसर है वो समाज के सभी वर्गों को यानी सम्मान दिया जाएगा। उसके बाद में राजनीतिक न्याय का जो प्रावधान है वह आर्टिकल 125 और 126 में देखने को मिलता है। क्या है कैसे ये तो मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद में स्वतंत्रता,
मैंने कहा कि प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है। उसमें विचार, अभिव्यक्ति, इन दोनों स्वतंत्रता का जो प्रावधान देखने को मिलता है वह आर्टिकल 19 कैम में देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट है धर्म, विश्वास और उपासना। इस स्वतंत्रता का जो उल्लेख है वो आर्टिकल 25 में देखने को मिलता है, 25। उसके बाद में 2 प्रकार की समानता थी। नंबर 1 प्रतिष्ठा, आर्टिकल 14 में देखने को मिलती है, और नंबर 2 थी अवसर की समानता। इसका जो प्रावधान देखने को मिलता है वो आर्टिकल 16 में देखने को मिलता है। प्रस्तावना से संबंधित जो जितनी भी बातें थी वो कंप्लीट, बाकी चर्चा करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको बता देता हूं जानकारी के लिए कि आपकी जो ऑनलाइन जो लाइव क्लास है वो दिल्ली पुलिस की चंद ही दिनों में प्रारंभ होने वाली है। तो आपका वेलकम है, स्वागत है। बाकी जो चर्चा करते हैं वो कल देखते हैं।